गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे बैलेंस्ड और इनबैलेंस डाइट यानी संतुलित और असंतुलित आहार के बारे में जाना। फिर हमने बताया कि फूड पिरामिड कल मैंने बीच में छोड़ दिया था, आज उसी को बताती हूँ कि फूड पिरामिड क्या होता है। फूड पिरामिड है ये इस प्रकार से आपको बताया था। कहीं पर इसको 4 भागों में, कहीं पर इसको 5 भागों में बांटा हुआ होता है, तो हम इसको 5 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 और ये हो गया 5। अब ये 5 पार्ट हो गए। अब इसके अंदर क्या है, फूड पिरामिड के अंदर क्या होता है कि हम डाइट का बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा अनाज, जितने भी तरह के अनाज हैं, अनाज आ जाएंगे इसके अंदर, चाहे जौ है, ज्वार है, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का एक्सेट्रा। काफी सारे अनाज होते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। वन बाय वन बताती हूँ। फिर जो हमारा इसके अंदर है वो आ जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आ जाएंगे फल और सब्जियां, फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में आ जाएंगे हमारे, जैसे कि फल फ्रूट्स में आ जाएंगे हमारे केला है, सेब, अनार, काफी सारे फ्रूट्स हैं, आप सभी को पता है, तो एक्सेट्रा ये आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे सब्जियों में, जैसे हो गया आलू, इसके आलू हमारा यानी अनाज ही हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में तो हमें क्या है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना होता है। अनाज और जो ये अनाज और अनाज से बने हुए होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो देते हैं वो हम इसके अंदर ज्यादा लेते हैं। इसमें आ जाएगा जैसे कि टमाटर है, गाजर, मटर, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे, इसमें आ जाएंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ जाएंगे, यानी दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध और दूध से बने पदार्थ। दूध और दूध से बने पदार्थ इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे दूध हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, और पनीर है, चीज है, ये सारे क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। और भी डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो सारा इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके बाद में हमारा इसके अंदर आएगा मांस और मछली। मांस हो गया, काफी प्रकार का मांस होता है, मांस और मछली इत्यादि जो होते हैं, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमारा जो ऊपर का है उसमें आ जाएंगे वसा आ जाएंगे, यानी फैट आ जाएंगे। वसा, वसा में क्या आ जाएंगे, या कहेंगे हम इसके अंदर तेल हो गया, घी हो गया, ये सारे बटर, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और ये हमारा प्रोटीन हो गया, ये हमारा फैट हो गया। मुख्य तरह से आप इनमें जैसे कि इनसे क्या मिलता है हमें, विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा इनसे हमें प्राप्त होते हैं, विटामिन और मिनरल। इनसे हमें क्या होता है, इनसे भी हमें प्रोटीन
प्रोटीन मिल जाता है और विटामिन मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनसे मिलते हैं। इनसे फैट, इनसे आपको बताया मिनरल और विटामिन मिलते हैं। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जैसे कि एरिया है, इसमें क्या दिखा रखा है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जैसे जो हमारा ये फूड पिरामिड है, इसमें ये ज़्यादा, आप कहेंगे कि ज़्यादा और कम क्यों बना रखा है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भोजन में हमें जो सबसे ज़्यादा लेना पड़ता है, हमें जो लेना चाहिए वो क्या है, अनाज। फिर उसके बाद क्या है, फल और सब्जियां हमें लेनी चाहिए। फिर दूध और दूध से बने पदार्थ, फिर मांस और मछली, फिर है तेल और घी। अब जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे ही इनकी क्वांटिटी घटती जाएगी। यानी कहने को ये इसका क्या है, ये हमें 5% लेना चाहिए। हमारा जितना भी 100% है उसमें 5% ये लेना चाहिए और 45% हमारा ये आ जाता है। 45% ये हो गया, 5 ये हो गया, बस कितना हो गया हमारा, 50% हो गया। 55 में से हमें लेना होता है, जैसे 35 ये हो गया हमारा। अब कितने बच गए, इसमें से हमारे 15% बच गए, यानी 40, 45 और 5 50 हो गए, 50 और 35 हो गए 85%, यानी कहेंगे 25% हो गया ये हमारा। 25% ये हो जाएगा और बाकी का जो 25% बच जाता है ये हमारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये क्या है, कहने का ये मतलब हो गया कि हमें 25% है तो 5% इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा 15%। तो इस प्रकार से हमें क्या है, 45% ये, 25% ये, 15% ये, 5 ये और 5 ये हो गया। तो हमें ऐसे ही क्या लेना है, इनकी मात्रा लेनी होती है हमारे भोजन में। तो ये थी हमारी फूड पिरामिड की बात थी। आपको बताया था कि फूड पिरामिड क्या होता है। तो ये होता है हमारा फूड पिरामिड। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो हमारी अनाज की होती है, फिर उससे कम होते होते लास्ट में जो तेल और घी है वो हमें बिल्कुल कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि उसके ज़्यादा होने से क्या है, मोटापा बढ़ जाता है शरीर पर और क्या है, वो कई बीमारियों के जन्म का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें तेल और जो घी है, फैट है, वो कम लेना चाहिए। फूड पिरामिड हो गया। अब बात करते हैं सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण आपको बताया था वह भोजन जो उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार और शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार दिया जाता है। उम्र के अनुसार जैसे कि बच्चा है तो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उनकी वृद्धि और विकास उस टाइम पर ज़्यादा होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जैसे कि कैल्शियम है, उनकी मात्रा अधिक दी जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें उम्र और शारीरिक क्रियाओं के जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है उसके आहार में हम फैट भी डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं। तो क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम उसको खाना देते हैं। फिर कुपोषण। कुपोषण वह भोजन जो लिंग, उम्र, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अनुसार नहीं दिया जाता है। मान लो कोई फिजिकल वर्क करता है और उसको खाने के लिए नहीं मिलता है प्रॉपर, तो क्या हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, वो क्या हो, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो कुपोषण 2 प्रकार का होता है। जिसको उम्र, शारीरिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग भोजन नहीं दिया जाता है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें अल्प पोषण और दूसरा अति पोषण। अल्प पोषण, दूसरा होता है इसमें अति पोषण। ये कुपोषण के टाइप होते हैं। अल्प पोषण किसे कहते हैं? अल्प पोषण
वह कहलाता है जिसमें कोई व्यक्ति को उसके शरीर की वृद्धि या मांग के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है। शरीर की वृद्धि और मांग के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, वो हमारा अल्प पोषण कहलाता है। अल्प पोषण किसे कहते हैं? यानी अल्प मीन्स कम देना। शरीर की वृद्धि और मांग के अनुसार जिस व्यक्ति को कम भोजन दिया जाता है वह अल्प पोषण कहलाता है, अल्प पोषण का शिकार हो जाता है। अति पोषण यानी उसको क्या कहते हैं? अति अत्यधिक, जिसको शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रियाओं के अनुसार भोजन क्या है? आवश्यकता से अधिक दिया जाता है, तो वह अति पोषण का शिकार हो जाता है। वह अधिक मात्रा में भोजन खा लेता है, जैसे अधिक नमक खाने से थायराइड हो जाता है और अधिक खाना खाने से मोटापा हो जाता है। तो वो आवश्यकता से अधिक खाना खा लेता है तो वो क्या है? उसकी अधिकता का शिकार हो जाता है, इसमें अधिकता का शिकार हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? अधिकता का शिकार मीन्स ज्यादा अगर नमक खाता है उसको थायराइड, नमक खाने से उसको थायराइड हो जाता है, थायराइड हो जाता है। और अगर वह खाना बहुत ज्यादा खा लेता है, जैसे ऑयल वगैरह, तेल वगैरह ज्यादा खा लेता है, घी ज्यादा खा लेता है, तो वह मोटापे का शिकार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है? मोटापा उसके अंदर आ जाता है। तो ये क्या है? अधिकता के कारण होते हैं। तो कुपोषण दो प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प मीन्स नाम से पता चल रहा है, अल्प मीन्स कम देना, और अति मीन्स उसको आवश्यकता से अधिक देना, वो क्या कहलाता है? अति और अल्प पोषण कहलाता है। अब आगे हमारा स्वास्थ्य, और इसमें स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा भी आएगी, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। पहले के जो यूनिट 4 थी उसमें हमने कर लिया था कि स्वास्थ्य क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सभी कर ली, तो उसको दोबारा से करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे स्वास्थ्य और रोग के मध्य संबंध। स्वास्थ्य और रोग के मध्य संबंध क्या है? अच्छा भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और अगर कोई व्यक्ति कम भोजन करेगा, अपनी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, उम्र है, उनके अकॉर्डिंग भोजन नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद में वो अल्प पोषण का शिकार हो जाएगा और उसको बीमारियां घेर लेती हैं। तो इस प्रकार से भोजन क्या है? जब कोई व्यक्ति सही मात्रा में भोजन नहीं करता है तो वो बीमारियों का बुलावा देता है, अपने शरीर के अंदर बीमारियों को बुलावा देता है। तो इस प्रकार से सही उसके शरीर में क्या है? किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। कमी होने की वजह से वह उसको रोग लग जाते हैं और वह रोग से ग्रसित हो जाता है। सही भोजन से तात्पर्य है कि व्यक्ति ऐसे आहार का सेवन करे जो उसके शरीर की मांग के अनुसार हो, उम्र के अनुसार, लिंग के अनुसार उसको सभी प्रकार का खाना क्या है? मिलता रहे तो क्या है? वो ठीक रहेगा और स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति। परंतु उसमें स्वास्थ्य के साथ साथ हमें उसकी रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें ये नहीं है कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में और हम उसको ज़बरदस्ती खाने दे रहे हैं, तो वो भी क्या है? फ़ायदा नहीं करता है।
तो व्यक्ति का खाने के अंदर रुचि होना भी जरूरी होता है। अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होता है। जब हम सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, जल, रेशेदार जो पदार्थ होते हैं वो खाते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। वो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति रोगी नहीं होता है, वह बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ रहता है। अगर भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां की कमी रहती है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे जैसे कि आयरन की उसके अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरन मीन्स लोहा तत्व क्या है, एक खनिज लवण है। लोहा इसके अंदर आता है, खनिज लवण है, ये मिनरल्स है, जैसे कि लोहा हो गया, इसके अंदर जिंक हो गया, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सभी क्या है, और भी काफी सारे क्या है, ये मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल है। तो जैसे कि हम अगर शरीर हमारे भोजन में वो नहीं लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर लोहे की, आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी होने से हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी और हम एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए उसको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर हम जैसे कि खट्टे पदार्थ नहीं लेते हैं, खट्टा किसमें होता है, सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, आंवला सबसे अधिक खट्टा होता है। आंवले में क्या होता है, आंवले में विटामिन सी होता है। विटामिन सी किसके अंदर होता है, सर्वाधिक विटामिन सी है वो आंवले के अंदर पाया जाता है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं जितने भी, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये क्या है, सभी विटामिन सी के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं, जो लोग कम खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं उनके नाखून जल्दी टूट जाते हैं और बाल अधिक झड़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि हम एक चीज़ की तो अत्यधिक मात्रा लेते रहते हैं लेकिन दूसरे को अवॉइड करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, एक दूसरे को साथ लेकर कार्य चलता रहता है। जैसे कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस साथ में काम करते हैं, एक की कमी होने से क्या है, दूसरे की भी कमी, एक की अधिकता हो जाएगी, दूसरे की कमी होने से भी क्या है, वो शरीर को नुकसान करते हैं। इसलिए भोजन में, भोज्य पदार्थों में खट्टे पदार्थ हो चाहे हरी पत्तेदार सब्जियां हो और उनका सेवन करना चाहिए। जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ हैं उनका सेवन करना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसके जो वृद्धि और विकास होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, उसको उस स्टेज में प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर हम उस बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट नहीं देंगे, प्रोटीन से पूर्ण डाइट नहीं देंगे तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसके जो वृद्धि और विकास का काम प्रोटीन कर रहा था वो उसका रुक जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि छोटे बच्चे हाइट में कम मिलते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो वो उसका कारण क्या है कि उनको प्रॉपर क्या नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा। इसलिए प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दूध और दूध के जो बने प्रोडक्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो हमें प्रोटीन लेने के लिए हमें दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करना अति आवश्यक होता है। और दूध में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। अगर कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर की जो हड्डियों का जो निर्माण करने का कार्य करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, वो भी रुक जाएगा। बोन फॉर्मेशन में जो हड्डियों का निर्माण है वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से होता है। दांतों की बात करें तो दांतों में भी कैल्शियम और फास्फोरस की अहम भूमिका होती है। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ों का सेवन करना अति आवश्यक होता है।
जो लोग कम विटामिन का सेवन करते हैं उनके आँखों के रोग हो जाते हैं, त्वचा के रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन ई की कमी होने से त्वचा के रोग हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें विटामिन ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, तो ये सभी जो विटामिन है इनका सेवन करना चाहिए। कई बार क्वेश्चन हमारे आ जाता है कि भोजन के कार्य लिखिए, तो भोजन के कार्य कौन कौन से होते हैं। अब हम ये तो हमारे भोजन की बात हो गई। अब भोजन के आपको बताया स्वास्थ्य और रोग के मध्य संबंध क्या होता है। अच्छी डाइट मिलेगी तो हमें कोई रोग नहीं होगा। अगर डाइट अच्छी मिलती है तो नहीं मिलती है तो क्या हम कई प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि भोजन के कार्य लिखिए। भोजन के कार्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भोजन के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। भोजन के हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं। सबसे पहले है भोजन के कार्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सामाजिक और सबसे पहले सामाजिक कार्य, दूसरा हो गया हमारा सांस्कृतिक कार्य। अगर सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा जैसे कि शारीरिक कार्य हो गया। इम्पोर्टेंट तो यही है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य आ जाएगा हमारा फिर आ जाएगा हमारा मानसिक कार्य। फिर आ जाएगा सामाजिक कार्य। सामाजिक और सांस्कृतिक इकट्ठा ही कर देते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। फिर आ जाएगा हमारा इसमें भोजन और क्या कार्य करता है, हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया। और इसके अंदर कौन से कार्य आ जाएंगे, ये हमारे मुख्य तो इसके जो कार्य हैं वो शारीरिक कार्य, सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक कार्य आते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्य है, सामाजिक और जो सांस्कृतिक कार्य है उसके अंदर आ जाएगा, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य के अंदर भोजन हमारे समाज और संस्कृति को दर्शाता है, क्योंकि हम जिस संस्कृति में रहते हैं उसी तरह का भोजन बनाते हैं। आप देखते हैं जहाँ पर जैसा ट्रेंड चलता है हम वैसा ही खाना बनाते हैं। आप केरला के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का जो खाना है, एक तो केले के पत्ते पर मोस्टली जो खाना होता है वो चावल से बना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर अनाज जो गेहूँ, ज्वार, बाजरा है वो कम मिलते हैं, कम होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो खाना बनता है वो मोस्टली किसका बनता है, चावल से। चावल में जैसे डोसा हो गया और डोसा सांभर हो गया, इडली हो गई, ये खाना वो ज़्यादा खाते हैं और केले से बनी हुई सब्जियां इत्यादि खाते हैं। ऐसे ही अगर हम इधर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर बाजरा, सर्दियों में जैसे बाजरा ज़्यादा खाते हैं, गेहूँ तो हम खाते ही खाते हैं। तो क्या है, सभी अपने समाज जहाँ जैसा खाना पीना होता है वहाँ वैसा ही चलता है। अब ये तो नहीं है कि हमारे डाइट में डेली क्या होता है, चावल होता है, ऐसा नहीं है। वो हमारा ओकेजनली या वीकली वो ऐसा कुछ बनता है। आज पहले तो क्या था, त्योहार वगैरह पे ऐसे होता था कि चावल वगैरह बनते थे। आजकल क्या है, जब मन चाहा तब बना लेते हैं। तो ये होता है, क्योंकि खाने के द्वारा हम बता सकते हैं हम कहाँ के हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपके खाने से पता चल जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं।
तो खाने के द्वारा हमारे संस्कृति का पता चलता है। हम त्योहार होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में खाना जो बनाते हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। तो भोजन संस्कृति के अनुसार बनाया जाता है और परोसा जाता है। दूसरा, भोजन हमारे आर्थिक स्तर का भी प्रतीक होता है। हमारे पास जितने पैसे होंगे हमारा उसी के अनुसार हमारा भोजन बनाते हैं। आप शादी वगैरह में जाते हैं, कहीं पर आपको कम मिठाइयाँ मिलती हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ मिलती हैं, तो वो भी क्या है, हमारी स्थिति, हमारा जो आर्थिक स्तर है उसको दर्शाता है। तो उसके अनुसार हम खाना बनाते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक स्तर को बताते हैं। जैसे हमारे मेहमान हैं तो हम महंगी महंगी सब्जियां बनाते हैं, महंगे महंगे पकवान बनाते हैं। और अगर हम निम्न वर्ग से आते हैं तो हमारा खाना क्या होता है, एक मध्यवर्गीय परिवार में मौसमी सब्जियां इत्यादि ज़्यादा बनती है। और जो गरीब, जबकि गरीब परिवार के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, सदस्य दूसरों से बचा खुचा खाना लाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे आर्थिक स्तर को भी दर्शाता है। फिर है भोजन दोस्ती का प्रतीक है। भोजन हमारे जो आपसी रिश्तों को मजबूत करता है। जैसे हमारे घर में मेहमान हैं तो हम क्या है, चाय है, कॉफ़ी है, अन्य पेय पदार्थ बनाते हैं और उनकी अच्छी आओ भगत करते हैं और उनको खाने के लिए पूछते हैं, खाना खाते हैं। किसी ने सही कहा है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो अच्छा खाना बनाते हैं तो अच्छा खाना बनाने के साथ साथ खाना खिलाने की भी कला होनी चाहिए। आप देखते हैं आज के टाइम में खाना बनाते तो उसको अच्छे से परोसना, उसको, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो अगला है हमारा जो भोजन का अगला जो कार्य है, हमने सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की। शारीरिक कार्य, भोजन का सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो शारीरिक कार्य है। शारीरिक कार्य में आ जाएंगे जैसे कि हमारी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारे चाहे बोन फॉर्मेशन हो, चाहे हमारा ब्लड फॉर्मेशन हो, ब्लड ट्रांसफर की बात हो, कुछ भी हो, वो हमारे खाने के द्वारा ही होता है। जैसा खाना खाएंगे वैसा ही हम फिजिकल वर्क करते हैं। अगर हमारा खाना पीना अच्छा होता है तो हमारा काम करना, हमारा जो फिजिकल, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं वो भी तेज होती हैं। तो खाने के द्वारा हमारे शारीरिक क्रियाएं पर भी फर्क पड़ता है। अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन का हमारे शरीर, हमारे जो मनोवैज्ञानिक, खाना खाने के बाद जो संतुष्टि का अनुभव होता है वही क्या करता है, हमारे मनोविज्ञान। और जब हमें हमारी पसंद का खाना मिलता है, जब हम बड़े ही खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप किसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक कार्य, जब हमें हमारे पसंद का खाना मिल जाता है और हमें उसे बड़े ही खुश होकर, आनंदित होकर उसको खाने को खाते हैं, तो वो हमारे भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। कई बार आप देखते हो कि खाना बड़ा अच्छा होता है, दूर से खुशबू भी आती है, लेकिन जब टेस्ट करते हैं तो हमारा मन नहीं भरता है, तो हम क्या है, उससे साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो भोजन का हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है। जैसे एक व्यक्ति को रोज खाने में चावल खाने पसंद है, अगर उसे रोटी दी जाए तो वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेगा। उसे अगर चावल देंगे तो वो उसी को पसंद करते हैं। अगर हमारे यहाँ पर बात करें कि हम रोज खाने में चावल दे दें तो क्या है, हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि हम रोटी ना खाएं। तो हम क्या है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसलिए भोजन हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। सुरक्षा की भावना भी आती है भोजन के द्वारा हमारे शरीर में। जब हम कहीं सफ़र में, भ्रमण में या यात्रा में जाते तो हमें हमारा पसंदीदा खाना मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। एक बच्चे को जब हम यात्रा में साथ लेकर जा रहे होते हैं, दूध उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है। अगर उसे दूध नहीं मिलता तो वो दूध, तो अगर वह खत्म हो जाए तो वह बच्चा रोने लग जाएगा और असुरक्षा महसूस करने लग जाता है। इसलिए उसको दूध दे देते हैं तो वो
अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो सुरक्षा की भावना आती है। आपको बताया कि शारीरिक कार्य हमारे इसके अंदर हो गए। तो इस प्रकार से क्या है, भोजन हमारे शरीर में एक आपका रहेगा जैसे कि मानसिक कार्य और जो मनोवैज्ञानिक कार्य हैं वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो वो किस प्रकार से है, जैसे कि खाना खाने से हमारे जो मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या है, मानसिक ही होते हैं, मानसिक तृप्ति हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं लेकिन क्या है, ऐसे कहते हैं ना कि पेट भर गया लेकिन हमारा मन नहीं भरा, तो वो भी क्या है, हमारा मानसिक कार्य करता है। तो इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है, शारीरिक कार्य करता है, मानसिक कार्य करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करता है और मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।